हेलो दोस्तों, तुमने पिछले वीडियो का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आज ही मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप सब लॉन्ग वीडियो बनाओ कह रहे हो, तो तुम्हारे लिए इस वीडियो को मैं लगभग 30 मिनट्स का बना रहा हूं, तो ज़रूर सपोर्ट करना। हाँ, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये इनर रेल्म वर्सेस आउटर रेल्म पार्ट 3 है। अगर किसी ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ये समझ नहीं आएगा। हाँ यार, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ताकि जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वॉर कितनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, मास्टर होंग शान की एंट्री तो अलग लेवल की थी, और कैसे क्लाउड सी कल्टिवेटर्स तो सेल्फ डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। क्या बाकी 3 स्टार सिस्टम्स इन्हें हेल्प करने के लिए नहीं आएगा? तो चलो इस वीडियो में देखते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां काफ़ी सालों पहले एक डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है, ग्लोरी क्या होती है? टाइम के साथ वही कल्टिवेटर जो पहले क्लाउड सील की फर्स्ट बैटल का हिस्सा था, अपनी कल्टिवेशन बढ़ाकर एक छोटी सेक्ट का हेड एल्डर बन जाता है। एक लेक्चर के दौरान जब उससे दोबारा ये सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देता है, ग्लोरी एक विल है, ऐसी विल जो पीछे हटना नहीं जानती, दुश्मन को एक कदम भी आगे बढ़ने न देना, चाहे मौत आ जाए पर बिना लड़े नहीं गिरना। लेकिन वो ये भी मानता है कि हर कल्टिवेटर इस स्टेट तक नहीं पहुंच सकता। जब अपने आसपास के लोग गिरते जाते हैं, जब हजारों मर जाते हैं, तब डर लगना नेचुरल है। उस वक्त ग्लोरी सिर्फ एक इल्यूजन लगती है। फिर वो कल्टिवेटर बोलता है, उस बैटल में किसी ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, और उस एक लाइन ने हमें रियल ग्लोरी का मीनिंग समझा दिया था। आज भी जब मैं उस सेंटेंस को याद करता हूँ तो लगता है जैसे मैं फिर से उसी बैटलफील्ड में खड़ा हूँ और मेरी बॉडी का खून फिर से गर्म हो जाता है। उधर बैटलफील्ड में वांग लिन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। क्लाउड सी कल्टिवेटर्स का मैडनेस, उनका जुनून, उनका फियर से ऊपर उठ जाना, सब कुछ उसके सामने होता है। अचानक वांग लिन रुकता है। अगला मोमेंट वो घूमकर सीधा एनिमी आर्मी की तरफ चार्ज करता है। वो आगे बढ़ता है, एक हाथ से डेंजरस फ्लेम्स, दूसरे हाथ से रोरिंग थंडर। जो भी उसके रास्ते में आता है सीधा खत्म। कुछ ही सेकंड्स में वांग लिन बिल्कुल अकेला एनिमी के बीच पहुंच चुका होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। उसे ये भी याद नहीं होता कि उसने कितनों को मारा। उसके लिए सिर्फ एक सच होता है, उसके आसपास जो भी है सब दुश्मन है। तभी अचानक एनिमी साइड से 3 घोस्ट लाइक लाइट्स निकलती हैं। वो लाइट्स वांग लिन के सामने आकर 3 पर्पल रोब्ड कल्टिवेटर्स बन जाती हैं। तीनों कल्टिवेटर्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ कॉम्प्लेक्स सील्स बनाते हैं और बिना एक पल सोचे वो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। पहला पर्पल रोब्ड कल्टिवेटर जोर से बोलता है, सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन के डिसेंडेंट होने के नाते मैं अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता हूं ताकि क्लैन की सीलिंग स्पेल एक्टिवेट कर सकूं, इस आदमी की ओरिजिन एनर्जी को सील करने के लिए। सील। दूसरा कल्टिवेटर तुरंत आगे बढ़ता है और बोलता है, सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन के डिसेंडेंट होने के नाते मैं अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता हूं ताकि क्लैन की सीलिंग स्पेल एक्टिवेट कर सकूं, इस आदमी की वाइटैलिटी, उसकी लाइफ फोर्स को सील करने के लिए। सील। तीसरा कल्टिवेटर आंखों में प्योर मैडनेस के साथ लास्ट चांट करता है ताकि क्लैन की अल्टीमेट सीलिंग एक्टिवेट कर सके, इस आदमी के पूरे बॉडी, उसकी हर पावर को कंप्लीटली सील करने के लिए। सील। तीनों आवाजें एक ही टाइम पर गूंज उठती हैं और उस मोमेंट से सीलिंग का असली टेरर शुरू हो जाता है। वांग लिन अचानक ऊपर देखता है। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं, पूरी तरह मैडनेस में। इतनी देर की किलिंग में उसकी ओरिजिन एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी। यहाँ फाइट किसी एक से नहीं, 10,000 दुश्मनों से थी। इस बैटलफील्ड में कोई कॉम्प्लेक्स मूव्स का मतलब ही नहीं था, बस एक ही रूल था, किल। तभी सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन के 3 सील्स स्पेस को चीरते हुए आते हैं और सीधा वांग लिन से टकरा जाते हैं। ये सील्स ऐसे थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर ये रुक जाते तो सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन इतना खौफनाक कभी नहीं होता। वांग लिन गरज कर रोर करता है और अपना राइट पंच आगे मार देता है। एक जायंट फैंटम फिस्ट सामने निकलता है। सील्स पर उस पंच का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वही फिस्ट सीधा जाकर 3 पर्पल रोब्ड कल्टिवेटर्स पर गिरता है। इसी मोमेंट पहला सील वांग लिन की आईब्रोज के बीच घुस जाता है और उसकी ओरिजिन एनर्जी सील हो जाती है। दूसरा सील लगते ही वांग लिन का चेहरा सेकंड्स में बहुत ज्यादा एजिड हो जाता है। तीसरा सील उसकी 7 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी को कंप्लीटली सील कर देता है। तीनों सील्स एक साथ ग्लो करते हैं, उनसे लाइट की ब्रांचेस निकलती हैं और वांग लिन के पूरे बॉडी को एक नेट की तरह कवर कर लेती है। उसकी ओरिजिन एनर्जी, उसकी वाइटैलिटी और उसकी फिजिकल पावर सब कंप्लीटली सील हो चुकी होती है।
हैं, लेकिन इस सीलिंग की प्राइस होती है जिंदगी। वांगलिन का फैंटम फिस्ट उन तीनों पर पहले ही गिर चुका होता है। उनके हुड्स उड़ जाते हैं, चेहरों पर न डर न रिग्रेट। वो जानते थे उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस था, एक थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को सील करना। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ उनके बॉडीज और ओरिजिन सोल्स दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उनके सील्स गायब नहीं होते। दूर से ये सब ग्रैंड मास्टर युनलोरा देख रही होती हैं। वो हाथ उठाकर ऑर्डर देती हैं, वो सील हो चुका है, अब उसे मार दो और एंशिएंट स्टार सिस्टम रैंकिंग में एंट्री लो। ये सुनते ही आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स पागल होकर वांगलिन की तरफ टूट पड़ते हैं। सील्स लगने के बाद वांगलिन की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होती है। उसका बॉडी हवा में टिक नहीं पाता और वो नीचे गिरने लगता है। इसी पल 10,000 आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स पूरी किलिंग इंटेंट के साथ उस पर अटैक कर देते हैं। हजारों ट्रेजर्स, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और स्पेल्स सब एक साथ वांगलिन पर गिरते हैं। जोरदार एक्सप्लोजन्स होते हैं। वांगलिन ब्लड कॉफ करता है, पर उसका बॉडी अभी भी टेरिफाइंगली स्ट्रांग होता है। सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन, वांगलिन रोर करता है और अपनी सील्ड पावर से सील्स को तोड़ने की कोशिश करता है। एक ओल्ड आउटर हेल्म कल्टीवेटर आगे बढ़ता है और वांगलिन के फोरहेड पर पाम मार देता है। अगला ही सेकंड उसका हाथ टूट जाता है। वांगलिन का बॉडी लिमिट से ज्यादा स्ट्रांग था। और लोग आ जाते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 सब अपनी फुल पावर के साथ वांगलिन पर अटैक करते हैं। वांगलिन का शरीर जख्मों से भर जाता है, खून बह रहा होता है, पर उसकी आंखों की कोल्डनेस और गहरी हो जाती है। बस इतनी ही पावर है तुम लोगों की। उसकी वीक आवाज भी सब क्लियरली सुन लेते हैं। आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स और ज्यादा रेज में आ जाते हैं। क्लाउड सी कल्टीवेटर्स शॉक में आ जाते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है वांगलिन असल में कौन है। सब उसे बचाने के लिए आगे भागने लगते हैं। इसी मोमेंट ग्रैंड मास्टर युनलोरा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी डिविनेशन वाली हाथ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं और खून टपकने लगता है। ये आदमी ऐसे नहीं मारा जा सकता, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हजारों स्पेल से बना हुआ एक मैसिव स्टॉर्म वांगलिन को पूरी तरह घेर लेता है। उसका बॉडी टूटने के एज पर होता है, आंखें धुंधली, लेकिन उनके अंदर पागल बैटल इंटेंट जल रहा होता है। इसी स्टॉर्म की पावर का यूज करके पहला सील टूट जाता है। ओरिजिन एनर्जी फ्री हो जाती है। वांगलिन हाथ उठाता है, इथीरियल फायर ब्लास्ट हो जाता है, चीखें गूंजने लगती हैं। दूसरा सील टूट जाता है। बूढ़ा चेहरा पल भर में जवान, जख्म फास्ट हील होने लगते हैं। तीसरा सील टूट जाता है। 7 स्टार एंशिएंट गॉड पावर पूरे बॉडी में एक्सप्लोड हो जाती है और स्टॉर्म के बीच से वांगलिन की आवाज गूंजती है, अब हो गया तुम लोगों का अटैक। बैटलफील्ड पर नॉर्मली कभी साइलेंस में ही होता, लेकिन इस वक्त जो वॉर चल रहा था उसका स्केल बहुत ज्यादा बड़ा था। इतने कल्टीवेटर्स का मरना इतनी शॉर्ट टाइम में, ये चीज हजारों साल में एक बार होती है। ऑल 3 और अलायंस की वॉर भी इस लेवल की इंटेंसिटी तक इतनी जल्दी नहीं पहुंची थी। पर जैसे ही वांगलिन ने बोला, उसके आसपास का बैटलफील्ड अचानक शांत हो गया। हजारों आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स जो उस पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे, सब के सब रुक गए। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, फेयर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांगलिन किस टाइप का कल्टीवेटर है। इतनी देर तक इतने ज्यादा अटैक सरवाइव करना, ये नॉर्मल बॉडी नहीं थी, ये टेरिफाइंग थी। जिस ओल्ड मैन का हाथ टूट चुका था, उसका फेस पूरा पेल हो गया था। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत रिट्रीट कर गया। उसको रिट्रीट करते देख बाकी के हजारों कल्टीवेटर्स भी पैनिक में रिट्रीट करने लगे और जैसे ही आउटर रेल्म पीछे हटा, क्लाउड्स ही कल्टीवेटर्स एक्सप्लोड हो गए। ये मोमेंट उनके लिए जैसे बॉडी में एनर्जी बूस्ट इंजेक्ट हो गया हो। ग्लोरी टू द क्लाउड सी, ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, ये शाउट्स पूरे बैटलफील्ड में गूंजने लगे। हर किसी की नजर एक ही जगह थी, वांगलिन, जो स्टॉर्म के अंदर से वॉक करके बाहर आ रहा था। स्टॉर्म से बाहर निकलते ही वांगलिन की आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट था। उसने अपना हाथ उठाया और पूरा स्टॉर्म कोलैप्स हो गया, हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गया। नेक्स्ट मोमेंट इथीरियल फायर और थंडर आसपास के कल्टीवेटर्स पर टूट पड़े। फिर से स्क्रीम्स, फिर से ब्लड और वॉर दोबारा फुल इंटेंसिटी में स्टार्ट हो गया। लगातार स्लॉटर के बीच वांगलिन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। ऊपर से जितना नॉर्मल लग रहा था, अंदर से उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। 10,000 कल्टीवेटर्स के अटैक्स उसके बॉडी को ऑलमोस्ट तोड़ चुके थे। यहाँ तक कि 7 स्टार एंशिएंट गॉड की रिकवरी स्पीड भी इतनी इंटेंस वॉर में कम पड़ रही थी। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। उसे पता था ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, पर वो रिट्रीट नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही वांगलिन आगे बढ़ा, क्लाउड सी कल्टीवेटर्स का मोराल एकदम एक्सप्लोड हो गया। हाँ, उनके लॉसेस बहुत हैवी थे, लेकिन इस मोमेंट पर उन्होंने फुल क्रेजी काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिया।
मास्टर होंगशान ने जो फॉर्मेशंस उन्हें सिखाई थीं वो सब उनके दिमाग में इनग्रेव हो चुकी थीं। इस मोमेंट में बचे हुए 30,000 क्लाउड्स ही कल्टिवेटर्स एक साथ फॉर्मेशन सेट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती, आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स जैसे पहले से जानते हों सीधा अटैक कर देते हैं फॉर्मेशन तोड़ने के लिए। एक बार हो सकता है कोइंसिडेंस, 2 बार भी हो सकता है, पर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी बार यह कोइंसिडेंस नहीं था। क्लाउड सी की फॉर्मेशन चाहे जितनी कैजुअलिटीज हो जाएं, कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी। आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। हाँ, कुछ लोग वैंगलिन से डरे हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी पागल होकर अटैक कर रहे थे। एंडलेस वेव्स में आउटर रेल्म से और कल्टिवेटर्स आ रहे थे, और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, ग्रैंड मास्टर युनलुआ। वो आउटर रेल्म के बीच हजारों कल्टिवेटर्स से घिरकर खड़ी थी। उसके जेड जैसे हाथ लगातार सील्स बना रहे थे। उसकी आंखों में डिविनेशन के साइंस फ्लैश हो रहे थे। वो हाथ उठाकर आगे पॉइंट करती है और ऑर्डर्स तुरंत पास हो जाते हैं। पूरा आर्मी 4 पार्ट्स में स्प्लिट होकर इनर रेल्म में मूव करता है। उसके कंट्रोल में ये आर्मी बिल्कुल एक जिंदा मॉन्स्टर लग रही थी। ग्रैंड मास्टर युनलुआ लगातार फ्यूचर डेंजर्स देख रही थी। जैसे ही कोई क्लाउड सी फॉर्मेशन कंप्लीट होने के करीब आती, वो तुरंत पॉइंट करती है और एक बड़ा ग्रुप उसे तोड़ने के लिए चार्ज कर देता है। इसी वजह से क्लाउड सी कल्टिवेटर्स एनिमी किलिंग फॉर्मेशन सेट ही नहीं कर पा रहे थे। दूर से वैंगलिन की नज़र सीधी ग्रैंड मास्टर युनलुआ पर पड़ती है। उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट आ जाता है। उसी टाइम मास्टर होंगशान भी ऊपर देखता है। वो अभी 5 थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स के साथ फाइट कर रहा था। मास्टर होंगशान मिड स्टेज आर्केन वॉइड पर था और लेट स्टेज से सिर्फ 1 स्टेप दूर, इसलिए 5 थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट भी क्लियर एडवांटेज उसी का था। पर फिर भी वो उन्हें कुछ टाइम तक बिजी रखे हुए था। सच बोला जाए तो मास्टर होंगशान इस वॉर का पिलर था। उसने लगभग सारे थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स को रोक रखा था। बस हेवन पनिशमेंट पैलेस का हेड अलग था, जो अभी भी लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म के जेड ट्रैप में फंसा हुआ था। इसी वजह से कोई थर्ड स्टेप कल्टिवेटर वैंगलिन को रोक नहीं पा रहा था और कोई मास्टर साउथ क्लाउड को रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन रिपेयर करने से डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। वॉर का बैलेंस इसी मोमेंट पर एक बहुत डेंजरस पॉइंट पर आ चुका था। ऊपर देखते ही मास्टर होंगशान की आंखों में शार्प किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। वो हाथ घुमाता है और एक लाल क्लाउड उसके बॉडी के अराउंड फैल जाता है। इसी क्लाउड के अंदर वो 5 थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स भी आ जाते हैं, जो अभी तक उससे बिटर फाइट कर रहे थे। अगला ही सेकंड मास्टर होंगशान उन सब को साथ लेकर सीधा ग्रैंड मास्टर युनलुआ की तरफ चार्ज करता है। वो जोर से रोर करता है, जब तक ये औरत जिंदा है ये बैटल कभी खत्म नहीं होगी। वॉइड क्रैक होता है। मास्टर होंगशान स्पेस को तोड़ता हुआ रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के पास अपीयर होता है और बिना रुके सीधा युनलुआ की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर युनलुआ के आसपास खड़े कल्टिवेटर्स पैनिक में आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन युनलुआ बिल्कुल काम रहती है। उसकी आंखों में थोड़ा सा मॉकिंग स्माइल आ जाता है। वो हमेशा से प्राउड और एरोगेंट रही है। इनर और आउटर रेल्म में उसकी नज़र में सिर्फ 3 लोग ही वर्थ थे, और मास्टर होंगशान वो भी उस लिस्ट में नहीं था। सच ये था, युनलुआ वेट ही कर रही थी मास्टर होंगशान या मास्टर साउथ क्लाउड के आने का, और जैसे ही मास्टर होंगशान क्लोज आता है, सडनली आइस एनर्जी हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है। पूरा इनर रेल्म बर्फ से कवर होने लगता है। एंशिएंट स्टार सिस्टम के 9 फ्रोजन प्लैनेट्स कांप उठते हैं। उस आइस के बीच एक लड़का जो आइस के अंदर बंद था, हल्का सा स्माइल करता है और आगे एक स्टेप लेता है, पर मूव उसका बॉडी नहीं करता, मूव करता है पूरा आइस का माउंटेन। वो मैसिव आइस जोर से कांपता है और अगले ही मोमेंट कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, और फिर वही आइस रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के बाहर रीअपियर होता है और सीधा उस फॉर्मेशन के गैप की तरफ शूट करता है। जैसे ही मास्टर होंगशान युनलुआ को किल करने वाला होता है, तभी फॉर्मेशन के गैप से भयंकर कोल्ड एनर्जी निकल आती है। एक जायंट आइस मास उस गैप से बाहर निकलता है। यह सिर्फ फॉर्मेशन को नहीं तोड़ता, गैप को और ज्यादा बड़ा कर देता है, और फिर वो आइस सीधा इनर रेल्म में घुस जाता है। इनर रेल्म में आते ही वो जायंट आइस काउंटलेस टुकड़ों में टूट जाता है।
ये टुकड़े मिलकर एक अनइमेजिनेबल आइस स्टॉर्म बना देते हैं जो सीधा 30,000 क्लाउड सी कल्टिवेटर्स की तरफ शूट करता है। इसी मोमेंट में आइस के अंदर बंद लड़का अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र बिल्कुल फिरोशियस होती है और वो सीधा मास्टर होंगशान की तरफ मूव करता है। वो ठंडी और इंडिफरेंट आवाज़ में बोलता है, ब्लड शर्ट चाइल्ड, उस वक्त तुम और मैं दोनों बच्चे थे। हमने कई बार फाइट की, लेकिन वो फाइट्स कभी सैटिस्फाइंग नहीं थी। आज फिर से फाइट होगी। अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आओ। ये सिर्फ अवतार मेरे सामने काफ़ी नहीं है। उसकी आवाज़ स्पेस में गूंजती हुई बोलते बोलते ही वो मास्टर होंगशान के बिल्कुल पास आ चुका होता है। मास्टर होंगशान का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता। वो एक स्टेप पीछे हटता है और डायरेक्टली उस आइस स्टॉर्म के सामने अपीयर होता है जो क्लाउड सी की तरफ जा रहा था। वो अपनी स्लीव घुमाता है। बूम! आइस स्टॉर्म पूरी तरह शैटर हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड मास्टर होंगशान का चेहरा अचानक चेंज हो जाता है। उस शैटर्ड स्टॉर्म के अंदर से एक लाल शैडो निकल कर आती है। वो रेड फिगर फ्लिकर करता हुआ 100 फीट से भी कम डिस्टेंस पर होता है और एक अनइमेजिनेबल स्पीड से मास्टर होंगशान से टकरा जाता है। जोरदार कोलिजन होता है। टकराने के बाद वो रेड शैडो तुरंत पीछे हटता है और उसकी जगह एक लाल कपड़ों में औरत दिखाई देती है। ये वही औरत थी जिसने अपनी 3 बूंदे एसेंस ब्लड यूज करके 3 घोस्ट समन किए थे। वो थी सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस में से एक। मास्टर होंगशान का चेहरा बिल्कुल पेल हो जाता है और वो कुछ स्टेप्स पीछे हट जाता है। उसके चेस्ट पर एक ब्लड मार्क उभर आता है। ये ब्लड मार्क बिल्कुल घोस्ट के फेस जैसा दिखता है और धीरे धीरे फैलने लगता है। मास्टर होंगशान ठंडे लड़के और लाल कपड़ों वाली औरत को घूर कर कहता है, तुम पहले जैसे ही गिरे हुए हो, बिल्कुल नहीं बदले। रेड वुमन के अपीयर होने की वजह से आइस स्टॉर्म पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो स्टॉर्म बचा होता है वो सीधा क्लाउड सी कल्टिवेटर्स को कवर कर लेता है। क्रैक क्रैक बर्फ टूटने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। क्लाउड सी के कल्टिवेटर्स बर्फ से जम जाते हैं, आइस स्टैचूज बन जाते हैं और फिर एक ही मोमेंट में टूटकर बिखर जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में लगभग 10,000 क्लाउड सी कल्टिवेटर्स मर जाते हैं। इतनी ज़्यादा डेथ्स देखकर क्लाउड सी कल्टिवेटर्स पर प्योर टेरर का अटैक आ जाता है। इतनी सिंपल, इतनी ब्रूटल मौत के सामने उनकी ग्लोरी भी कांप जाती है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली होती है वो होती है रेड वुमन के नेक्स्ट वर्ड्स। वो स्माइल करते हुए कहती है, युनलुआ, वो छोटी लड़की सब कुछ पहले ही कैलकुलेट कर चुकी थी। इस बैटल का असली गोल तुम्हें और मास्टर साउथ क्लाउड को मारना था। कोल्ड बॉय को पता था तुम क्लाउड सी के एंट्स को बचाने के लिए आइस स्टॉर्म रोकने आओगे, और युनलुआ को ये भी पता था कि उस इमरजेंसी मोमेंट में तुम मुझे नोटिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं स्टॉर्म के अंदर छिपी रही और तुम पर फेटल ब्लो मारा। ये सुनते ही बचे हुए क्लाउड सी कल्टिवेटर्स के दिल में पूरी डिस्पेयर भर जाती है। सब कुछ एनिमी के प्लान का हिस्सा था। अगर मास्टर होंगशान भी इस ट्रैप में फंस गया तो उनकी ग्लोरी का क्या मतलब बचता है? किस चीज़ के सहारे वो अब फाइट करें? जैसे ही क्लाउड सी की ग्लोरी टूटती है, ग्रैंड मास्टर युनलुआ की आंखों में मौकरी और गहरी हो जाती है। वो अपना जेड जैसा हाथ उठाती है और फाइनल अटैक का ऑर्डर दे देती है। काउंटलेस आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स टूट पड़ते हैं उन क्लाउड सी कल्टिवेटर्स पर जिन्होंने अपनी ग्लोरी खो दी है। कैजुअल्टीज और ज्यादा भयानक हो जाती हैं। इसी बीच लाल कपड़ों वाली औरत स्माइल करते हुए मास्टर होंगशान को इग्नोर कर देती है। वो सीधा मास्टर साउथ क्लाउड की तरफ बढ़ती है जो अभी भी रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन रिपेयर कर रहा था। उसकी स्पीड इंसेनली फास्ट होती है। एक ब्लिंक में वो बिल्कुल पास आ जाती है। मास्टर साउथ क्लाउड हल्का सा साय करता है। वो फॉर्मेशन रिपेयर करना छोड़ देता है, मुड़ता है और लिंग दोंग और जो जिन के साथ सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन का सामना करने के लिए बैटल स्टांस ले लेता है। क्लैंग कोल्ड लुकिंग बॉय मास्टर होंगशान को रिकवर करने का 1 सेकंड भी नहीं देता। वो बिल्कुल कभी ना पिघलने वाले आइस जैसा लग रहा था और सीधा मास्टर होंगशान पर चार्ज कर देता है। इस फाइट में वो बाकी 5 थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स के साथ मास्टर होंगशान को सराउंड कर लेता है। ये सडन टर्न पूरे स्टार सिस्टम को हिला देता है। अगर क्लाउड सी को रीइंफोर्समेंट्स नहीं मिले तो ये बैटल यहीं हार जाएंगे। आउटर रेल्म की थर्ड आर्मी, जिसमें 10 क्लैंस के 60,000 प्लस कल्टिवेटर्स थे, वो सब एक साथ रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब वैंगलिन क्वाइटली देख रहा होता है। वो कुछ सोचता है और धीरे धीरे पीछे हटकर क्लाउड
क्लाउड सी कल्टिवेटर्स के सामने आ जाता है। उसकी आंखों में प्योर मॉन्स्ट्रस बैटल इंटेंट होता है। जब क्लाउड सी कल्टिवेटर्स पूरे डिस्पेयर में डूब चुके होते हैं, तब वैंगलिन एक हेवन शेकिंग रोर लगाता है। वांगलिन का वो एक रोर पूरे स्टार डोमेन को हिला देता है, लेकिन इतना काफी नहीं होता। वो लाइन टूटी हुई ग्लोरी को वापस नहीं ला पाती, ना ही लोगों के अंदर बचने की उम्मीद। अब क्लाउड सी में 10,000 से भी कम कल्टिवेटर्स बचे होते हैं। लगातार स्लॉटर के बाद उनका करेज टूटने लगता है। एक बंदा पीछे हटता है, फिर दूसरा, और फिर रिट्रीट एक टाइड की तरह फैल जाता है। सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। हर क्लाउड सी कल्टिवेटर के चेहरे पर प्योर डिस्पेयर होता है जब वो देखते हैं आउटर रेल्म के वो इन्वेडर्स जो उनसे कई गुना ज्यादा हैं। फाइट करने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। जैसे ही वो रिट्रीट करते हैं, आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स और भी ज्यादा सैवेज हो जाते हैं। उनकी पागल हंसी और वॉर क्राइज हर क्लाउड सी कल्टिवेटर के दिल तक पहुंच जाती है। फिर भी रिट्रीट रुकता नहीं। क्लाउड सी खत्म हो चुका है। यहाँ मरने से बेहतर है जिंदा रहना। ये बैटल हार गए, लेकिन अगर किसी और स्टार सिस्टम पहुंच गए तो शायद एक और चांस मिले। ऐसे बहाने उनके दिमाग में घूमने लगते हैं और वो और तेज भागने लगते हैं। लेकिन मास्टर होंगशान रिट्रीट नहीं करता। वो अभी भी 6 थर्ड स्टेप कल्टिवेटर से लड़ रहा होता है। वो जानता है अगर उसने रिट्रीट किया तो ये बैटल यहीं एंड हो जाएगी। फर्स्ट बैटल का हारना इनर रेल्म के लिए एक फेटल ब्लो होता, क्योंकि वॉर प्रेपरेशंस अभी पूरी भी नहीं हुई थी। जैसे ही क्लाउड सी कल्टिवेटर्स पैनिक में भागने लगते हैं, आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स वुल्व्स की तरह टूट पड़ते हैं। स्क्रीम्स गूंजने लगती हैं। ग्लोरी के बिना हजारों और मर जाते हैं। लेकिन एक बंदा फिर भी रिट्रीट नहीं करता, वांग लिन। वो कुछ नहीं बोलता, बस ऊपर देखता है। उसकी आंखों में आयन लाइक डिटर्मिनेशन होती है और वो सीधा चार्ज कर देता है उन आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स की तरफ जो क्लाउड सी को चेज कर रहे होते हैं। हर स्टेप पर थंडर जैसे एक्सप्लोजन्स गूंजते हैं। वांगलिन हाथ उठाता है और जायंट थंडर टैटू दोबारा अपीयर हो जाता है और अगले ही पल वांगलिन का राइट हैंड स्पेस को ही फाड़ देता है। ओपन एंशिएंट थंडर रेल्म। जैसे ही वांगलिन ये बोलता है, स्पेस जोर से गरज उठता है। एक जायंट स्पेशल रिफ्ट खुलता है और उसके अंदर से बहुत पुरानी एंशिएंट ऑरा बाहर निकल आती है। अगले ही पल कई एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स उस रिफ्ट से निकलकर वांगलिन के थंडर टैटू में घुस जाते हैं और फिर एंडलेस थंडर बरसने लगता है। हर एक लाइटनिंग बोल्ट 100 फीट से भी ज्यादा मोटा होता है और वांगलिन जैसे ही अपनी थंडर एसेंस रिलीज करता है, वो बिजली दुश्मन पर पागलपन की तरह टूट पड़ती है। इसी वक्त एक फायर स्टॉर्म अचानक अपीयर होता है। वो एक जाइंट वॉर्टेक्स की शेप में घूम रहा होता है। उसके अंदर वर्मिलियन बर्ड होता है। वो जोर से चीखता है और सीधा आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स की तरफ शूट कर देता है। थंडर और फायर की आवाज पूरे स्टार डोमेन को हिला देती है। सिर्फ एक आदमी आउटर रेल्म की परस्यूइंग आर्मी को रोक देता है। सिर्फ एक आदमी पूरी आउटर रेल्म आर्मी को रुकने पर मजबूर कर देता है। ये सीन हर कल्टिवेटर के दिल को हिला कर रख देता है। पूरा स्टार डोमेन जैसे 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक तरफ थाउजेंड्स ऑफ क्लाउड सी कल्टिवेटर्स जो डिस्पेयर में खड़े होते हैं, दूसरी तरफ 10,000 की आउटर रेल्म आर्मी और बीच में वांगलिन। उसके और दुश्मन के बीच स्पेस में जायंट थंडर टैटू गरज रहा होता है। वांगलिन के आसपास 9 कलर्ड फायर स्टॉर्म घूम रहा होता है। वांगलिन की पीठ क्लाउड सी की तरफ होती है और वो सामने खड़ी एंडलेस आउटर रेल्म आर्मी को शांत नजर से देखता है। वो अकेला आदमी पूरी आउटर रेल्म आर्मी को आधा स्टेप भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देता। कुछ पल के लिए कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। फिर आउटर रेल्म आर्मी से गुस्से भरी गरज निकलती है और वो सब एक साथ वांगलिन पर चार्ज कर देते हैं। वांगलिन कुछ नहीं बोलता। वो अपना राइट हैंड उठाता है और ब्लड सॉर्ड अपीयर होती है। वो ब्लड सॉर्ड को मजबूती से पकड़ता है और आगे एक कदम बढ़ता है। उसके साथ ही थंडर टैटू जोर से गरजता है और फायर स्टॉर्म उसके अराउंड घूमता रहता है। जैसे ही आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स पास आते हैं, 1000 से भी ज्यादा लोग इथीरियल फायर से जल उठते हैं, चीखते हुए पीछे भागने लगते हैं और 1000 से भी ज्यादा लोग थंडर में लगकर सीधा कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स बहुत ज्यादा थे। उनमें कई पावरफुल एक्सपर्ट्स भी थे।
वांगलिन अभी 3rd स्टेप तक नहीं पहुंचा था और मान लो पहुंच भी जाता तब भी 1 लाख कल्टिवेटर्स का सामना अकेला नहीं कर सकता था। आउटर रेल्म से स्पेल्स का पूरा स्टॉर्म वांगलिन पर टूट पड़ता है। ये फाइट टू डेथ थी, लेकिन वांगलिन पीछे नहीं हटता। वो दहाड़ता है और आगे बढ़ता ही जाता है। खून खांसकर उसके वाइट कपड़े लाल हो जाते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड शॉट हो चुकी होती हैं। चेहरा थक चुका होता है। ओरिजिन एनर्जी खत्म हो रही होती है। माइंड स्लो पड़ रहा होता है और बॉडी पर जख्म बढ़ते ही जा रहे होते हैं। उसका पूरा शरीर इंजरी से भर चुका होता है। कितने आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स मरे इसका हिसाब भी मुमकिन नहीं था और वांगलिन को फर्क भी नहीं पड़ता। इस वक्त उसके पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म का रिक्वेस्ट, इनर रेल्म के लोग, उसका होम टाउन, ये सब उसे रुकने नहीं देते। वांगलिन की आंखों के सामने पूरी दुनिया खून के रंग में डूब जाती है। इसी बीच रिट्रीट करते हुए क्लाउड सी का एक कल्टिवेटर रुक जाता है। वो एक यंग लड़का होता है, सिर्फ निर्वाणा स्क्रायर स्टेज पर। वो दूर से वांगलिन की पीठ को देखता है जो अकेले ही एंडलेस आर्मी को रोक रहा होता है। वो धीरे से बोलता है, कल्टिवेटर्स लाइक अस कभी फाइट से पीछे नहीं हटते। कलैप्स्ड ग्लोरी हिलने लगती है। फिर एक और क्लाउड सी कल्टिवेटर रुकता है, फिर एक और। सब वांगलिन की पीठ को देखते हैं। उनकी आंखों में बैटल इंटेंट वापस जाग उठता है। आंखें लाल हो जाती हैं और दिल में पागलपन भर जाता है। और धीरे धीरे और ज्यादा लोग बोलने लगते हैं, कल्टिवेटर्स लाइक अस नेवर श्रिंक फ्रॉम अ फाइट। कल्टिवेटर्स लाइक अस नेवर श्रिंक फ्रॉम अ फाइट। एक के बाद एक क्लाउड सी के कल्टिवेटर्स रुकने लगते हैं। जो लोग अभी भाग रहे थे सब फ्रीज हो जाते हैं। सबकी नज़र वांगलिन पर जाकर टिक जाती है। उसकी दहाड़ अब भी उनके कानों में गूंज रही होती है। सच ये था कि ये वर्ड्स उनके दिल तक पहले नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन इस मोमेंट पर वांगलिन अपने एक्शन से दिखा रहा होता है कल्टिवेटर्स लाइक अस नेवर श्रिंक फ्रॉम अ फाइट का असली मतलब। उनकी ग्लोरी टू द क्लाउड सी तो टूट चुकी थी, लेकिन वांगलिन उन्हें एक नई ग्लोरी देता है। बैटल की ग्लोरी, अपने घर के लिए फाइट करने की ग्लोरी, जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए लड़ने की ग्लोरी। इसी पल हेवन स्प्लिटिंग एक्स फिर से नीचे गिरती है और 5000 और आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स सीधा मिटा दिए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्लाउड सी कल्टिवेटर्स सांस रोक कर देखते रहते हैं। वांगलिन ऊपर देखता है और जोर से दहाड़ता है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, मेरी मदद करो। उसकी आवाज रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर और उस जेड तक पहुंच जाती है जिसमें हेवन पनिशमेंट पैलेस का लॉर्ड ट्रैप था। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म की बची खुची सोल एसेंस अपनी पूरी लाइफ फोर्स के साथ फूट पड़ती है। एक सॉफ्ट जेंटल लाइट पूरी फॉर्मेशन में फैल जाती है। ये लाइट हेवन स्प्लिटिंग एक्स में घुस जाती है जो अभी अभी ऊपर उठ रही होती है। एक्स तेज कांपने लगती है। वो रेजिस्ट करती है, लेकिन लाइट रुकती नहीं। अचानक जोरदार थंडर गूंजता है और एक्स हवा में ही रुक जाती है। उससे एंशिएंट गॉड ऑरा हर डायरेक्शन में फैलने लगता है। फिर एक बहुत पुरानी आवाज सब कल्टिवेटर्स के कानों में पड़ती है, हेवन स्प्लिटिंग एक्स, मेरे इनहेरिटर को अपनी पावर उधार दे। मास्टर साउथ क्लाउड की आंखों में उदासी आ जाती है। इस आवाज को वो कभी भूल नहीं सकता। और उधर जो रेड कपड़ों वाली औरत उससे फाइट कर रही थी, उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। पुरानी यादें उसके दिमाग में एक साथ उभर आती हैं। हैरानी। मास्टर होंगशान का चेहरा शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक जाती हैं, जैसे वो फिर से लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म के साथ गुजरे हुए दिन याद कर रहा हो। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म कभी कभी अपनी पुरानी सोच की वजह से होंगशान को गुस्सा दिला देता था, लेकिन वो हमेशा बस हल्का सा मुस्कुराता और चुपचाप सिर हिला देता। उधर वो ठंडे चेहरे वाला लड़का जब ये आवाज सुनता है, उसकी आंखों में भी डर की एक झलक आ जाती है। उसे सबसे ज्यादा डर न सॉवरेन से था, न सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन से। उसे सबसे ज्यादा डर था लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म से। जैसे ही वो एंशिएंट आवाज गूंजती है, हेवन स्प्लिटिंग एक्स अपनी स्ट्रगल रोक देती है। वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है, बस कुछ डजन फीट की, लेकिन उससे निकलने वाली एंशिएंट गॉड ऑरा और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। इसी पल वांगलिन हवा में उछलता है और सबके सामने हेवन स्प्लिटिंग एक्स को पकड़ लेता है। ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं था, ये था एंशिएंट गॉड रॉयल क्लैन का सबसे पावरफुल वेपन, असली हेवन स्प्लिटिंग एक्स। जैसे ही वांगलिन ने एक्स पकड़ी, उसके एंशिएंट गॉड स्टार्स तेज घूमने लगते हैं।
उसके शरीर से वो वही ऑरा फूट पड़ती है जो उस वक्त थी जब उसने एंशिएंट ऑर्डर इनहेरिटेंस हासिल की थी। अनंत सालों से ये एक्स फॉर्मेशन में सील थी और आज वांगलिन पहला एंशिएंट गॉड बना जो इतने सालों बाद हेवन स्प्लिटिंग एक्स को हाथ में पकड़ने वाला था, झला था। दोस्तों, आज की क्या ही एपिसोड थी भाई। इसमें कितने पावरफुल फाइट्स देखे हैं और सबसे सैड मोमेंट लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म की आखिरी सोल एसेंस भी खत्म हो गई। खैर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पे बढ़िया सपोर्ट दिखा तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। और हाँ भाई, प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना।